वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर संस्कृत के सॉल्व मॉडल पेपर के बारे में। और संस्कृत में आपको चतुर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है काव्य शास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल के बारे में। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं वीडियो लगातार देता रहता हूं और आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट तैयार करता रहता हूं। धन्यवाद। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ आज की कक्षा को और जल्दी से इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, चूँकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। संस्कृत में आपको पढ़ना है काव्य शास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल के बारे में। तो आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, उसमें मैंने विस्तार से आपको हर एक चीज़ों के बारे में समझाया हुआ है। तो आप लोग एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1, उसमें आपको तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आइए हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न का। प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है भाई, सभी लोग देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। किसके? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य मम्मट हैं, भामा है, मम्मट है या रुद्रट है या दंडी है, बताएं। तो खास करके जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है वो कौन है? वो है आचार्य भामा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ जो मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था। आपको बता दूं कि जैसे आचार्य मतलब अलंकार संप्रदाय की बात की, वैसे संप्रदाय क्या होते हैं इसको जान लीजिए। तो भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ मतलब पंडित जो जगन्नाथ हैं उन तक लेकर के जो लगभग 1500 वर्ष एक प्रकार से जो समय है, इसके बीच में मुख्य रूप से संस्कृत काव्य परंपरा में तमाम प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, खंडन मंडन हुआ। और ख़ास करके इसी में भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदाय या परंपरा इन्हीं को कहते हैं जो कि हुए हैं। और मुख्य रूप से 6 परंपराएं या 6 एक प्रकार से संप्रदाय संस्कृत काव्य परंपरा में जाने जाते हैं, काव्य शास्त्रीय परंपरा में। वो 6 संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहला संप्रदाय आपका है रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हमेशा आता है और आएगा आपकी बार भी। तो रस संप्रदाय के प्रणेताचार्य कौन है? भरत मुनि है, रट लीजिएगा। दूसरा जो संप्रदाय है आपका कौन सा है? अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय के बाद में आता है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रणेताचार्य कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रणेताचार्य हैं आचार्य भामा, ठीक है। और जो तीसरा आपका आता है संप्रदाय वो है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं आचार्य वामन, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो संप्रदाय है आपका वो है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। और पांचवा जो है आपका वो है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो है प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, ठीक है। और जो छठवां संप्रदाय आपका है या जो विचारधारा है या परंपरा रही है वो है औचित्य संप्रदाय, उसके प्रणेताचार्य हैं क्षेमेंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 संप्रदाय हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। रस संप्रदाय के प्रणेता रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार भामा, रीति वामन, ध्वनि आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक और औचित्य क्षेमेंद्र। ये 6 प्रकार से परंपराएं रही हैं, संप्रदाय रहे हैं और इनके आचार्यों के नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। भरत मुनि की सबसे फेमस पुस्तक या सबसे अच्छी पुस्तक या काव्य शास्त्रीय दृष्टि से इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? तो नाट्यशास्त्र है। भामा की कौन सी है? काव्य अलंकार है जिसमें 6 परिच्छेद हैं। दंडी की कौन सी पुस्तक है? तो काव्यादर्श जिसमें 4 परिच्छेद हैं, ठीक है। वामन की पुस्तक है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। इसके अलावा रुद्रट की पुस्तक है काव्य अलंकार 16 अध्याय में बटी हुई है। आनंदवर्धन की पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। तो इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भामा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि आचार्य भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा ग्रंथ है भाई? काव्य अलंकार जो ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? ये आचार्य भामा के द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार ग्रंथ, ये ध्यान रखेंगे। और खास करके काव्यादर्श की बात की तो काव्यादर्श किसका ग्रंथ है?
ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। काव्यादर्श जो है किसका ग्रंथ है भाई, तो काव्यादर्श को लिखा है दंडी ने, ठीक है, काव्यादर्श दंडी ने लिखा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा। इसके अलावा अगला जो यहाँ पर काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य अलंकार सूत्र की अगर बात की जाए तो इसको किसने लिखा है, काव्य अलंकार सूत्र को लिखा है वामन ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि काव्य अलंकार सूत्र कितने परिच्छेदों में बटा हुआ है, तो आप बताएंगे 5 परिच्छेदों में बटा हुआ है। यह रचना साहित्य दर्पण की अगर बात की तो साहित्य दर्पण को किसने लिखा है, तो उसको लिखने वाले विद्वान है, साहित्य दर्पण को किसने लिखा है, साहित्य दर्पण को किसने लिखा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है, आपको पता होगा साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, तो साहित्य दर्पण को किसने लिखा है भाई, साहित्य दर्पण जो रचना है बड़ी फेमस रचना है, इसके लेखक कौन है, बताएं सभी लोग भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आचार्य विश्वनाथ इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो रीति संप्रदाय के मैंने बताया था रीति बामन, यानी बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। रुद्रट कौन है भाई, तो रुद्रट ने किसी संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया है, लेकिन रुद्रट की एक बड़ी पुस्तक है, फेमस है, काव्य अलंकार, 16 अध्याय में बटी हुई है, वो बड़ी फेमस पुस्तक है। भामा जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। दंडी की बात की तो दंडी इन्होंने क्या किया है, दंडी महोदय की एक पुस्तक है काव्यादर्श, 4 परिच्छेदों में बटी हुई है, बड़ी फेमस पुस्तक है। तो आपसे पूछता है कि काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन है, तो दंडी हैं। आपसे पूछे काव्यादर्श कितने परिच्छेदों में बटी हुई पुस्तक है, तो आप बताएंगे 4 परिच्छेदों में, ठीक है। तो ऐसे तमाम सारे प्रश्न यहाँ से बनते हुए आगे चल रहे हैं। एक एक प्रश्नों में मैं 4-4 प्रश्न आपको बताते हुए चल रहा हूँ आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आचार्य बामन कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा इनमें से, तो बामन का ग्रंथ कौन सा इनमें से देखें, तो काव्य अलंकार सूत्र कहीं पर अगर होगा तो वही है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, ये बामन का ग्रंथ है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भाई काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो है ये कितने परिच्छेद में बटा हुआ है, तो ये मुख्य रूप से 5 परिच्छेदों में बटा हुआ है, बात भी ध्यान रखेंगे। काव्यादर्श किसकी रचना अगर आपसे पूछे यहाँ पर दी हुई है, तो काव्यादर्श जो रचना है ये दंडी की रचना है, कितने भागों में बटी है, 4 भागों में बटी है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है भाई, बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। काव्य प्रकाश किसकी रचना, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काव्य प्रकाश किसकी रचना है, आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। ये है काव्य अलंकार, काव्य अलंकार किसकी रचना है भाई, बताएं काव्य अलंकार किसकी रचना है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो काव्य अलंकार रचना है आचार्य भामा की, जो कि 6 परिच्छेदों में बटी हुई काव्य अलंकार। अच्छा, काव्य अलंकार एक व्यक्ति ने और लिखा है, काव्य अलंकार लिखा है रुद्रट ने, जो कि 16 अध्याय में बटी हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वक्रोक्ति कुंतक, वक्रोक्ति कुंतक, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कुंतक है। अच्छा, यहाँ पर व्यास, तो व्यास महाभारत के रचयिता हैं। बामन, बामन कौन है भाई, तो बामन रीति, बामन जो है ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। बामन की पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, जो कि 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। भामा ये अलंकार संप्रदाय से है, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। इनकी पुस्तक काव्य अलंकार है, जो कि 6 भागों में बटी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर देखे थे 4-4 प्रश्नों को बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन भी आपका होता चल रहा है साथ ही साथ। और कई बार जब एक प्रश्नों को आप सुनेंगे तो आप आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि मैंने बताया था आनंद वर्धन, ध्वनि से क्या होता है, आनंद, ध्वनि जब आपके कानों में सुनाई पड़ती तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन, ध्वनि आनंद, आनंद कहीं पर है, आनंद दिया हुआ है, आनंद वर्धन, करेक्ट आंसर ये हो गया आपका। हर्षवर्धन तो 7वीं शताब्दी के बहुत फेमस राजा हैं, तो ये हर्षवर्धन नहीं होंगे। बामन की अगर बात की जाए तो बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। बामन की पुस्तक का नाम मैंने आपको बता ही दिया था, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। रुद्रट की अगर बात की तो रुद्रट कौन है भाई, इनकी रचना है काव्य अलंकार, और भामा की भी रचना काव्य अलंकार है, लेकिन जो भामा की रचना है वो 6 भागों में बटी है, भामा की जो काव्य अलंकार है। तो भामा ने पहले लिखा है काव्य अलंकार, उसके बाद में रुद्रट ने लिखा है काव्य अलंकार, जो कि 16 भागों में बटी हुई है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो औचित्य संप्रदाय, औचित्य क्षेमेंद्र, औचित्य क्षेमेंद्र, आप क्षेमेंद्र दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं क्षेमेंद्र, ठीक है। अच्छा, रुद्रट कौन है, तो मैंने अभी भी बताया आपको, काव्य अलंकार रचना लिखी इन्होंने, 16 अध्याय में बटी हुई है। दंडी कौन है, तो दंडी की बात की है, दंडी के बारे में मैंने बताया था कि दंडी जो है एक काव्यादर्श इनकी पुस्तक है, बड़ी फेमस है, 4 भागों में बटी हुई है।
वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, ठीक है। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनकी रचना जो कि 5 परिच्छेदों में बटी हुई है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, पंडित राज जगन्नाथ कृत काव्य परिभाषा है। तो इन्होंने क्या कहा काव्य परिभाषा के रूप में, आचार्य इन्होंने जगन्नाथ ने। अच्छा, जगन्नाथ, आचार्य जगन्नाथ की बात की जाए तो आचार्य जगन्नाथ की पुस्तकों के नाम अगर आपको पता हो तो बताएं, एक आध पुस्तक के नाम। आचार्य जगन्नाथ की पुस्तकों के नाम, एक आध दो पुस्तकों के नाम। तो जगन्नाथ की कई पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली पुस्तक आप लिखेंगे रस गंगाधर, किसकी रचना आपसे पूछेगा, रस गंगाधर किसकी रचना, तो आप बताएंगे पंडित जगन्नाथ की रचना है। दूसरी रचना जो है पूछेगा कि जगदा भारण किसकी रचना है, तो आप बताएंगे जगन्नाथ की है। आपसे पूछेगा चित्र मीमांसा खंडन किसकी रचना है, तो आप बताएंगे पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। आपसे पूछेगा भामिनी विलास किसकी रचना है, तो भी आप क्या बताओगे कि वो जगन्नाथ की रचना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शब्द आपको दिया गया है, क्या दिया गया है शब्द भाई, यहाँ पर शब्द दिया गया कि जगन्नाथ की काव्य परिभाषा उन्होंने किस प्रकार से दी है आचार्य जगन्नाथ ने। तो जगन्नाथ की बात की है तो 17वीं शताब्दी का मध्य भाग इनका जन्म माना जाता है, और ख़ास करके इनका यौवन काल दिल्ली के प्रसिद्ध शासक थे शाहजहाँ, उनके दरबार में बीता था जगन्नाथ का। शाहजहाँ ने इन्हें पंडित राज की उपाधि भी दी थी। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को किसने दी थी, तो आप बताएंगे कि भाई इनको किसने दी थी, शाहजहाँ ने दी थी, ओके। और इनकी रचना तो मैंने आपको बता ही दी, रस गंगाधर बड़ी फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनके विचारों की अगर बात की, प्रश्न क्या है आपका कि इनकी परिभाषा काव्य की इन्होंने क्या दी है, इन्होंने कहा है रमणी पार्थ प्रतिपादिका, रमणी पार्थ प्रतिपादिका, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। आप लोग यहाँ इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न। क्या है भाई, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न आपका क्या है भाई, प्रश्न आपका आ चुका है, निःशेषेण बन्ध्यन्ते, निःशेषेण बन्ध्यन्ते विचारः से परिभाषित है, बताएं क्या परिभाषित है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निःशेषेण बन्ध्यन्ते विचारः से परिभाषित है। अनुबंध को, प्रबंध को या निबंध को किसको परिभाषित किया गया है, तो ये परिभाषित किया गया निबंध को। निबंध के बारे में बताया गया कि भाई क्या बताएगा निबंध के बारे में, निबंध के बारे में बताया गया है क्या कि निःशेषणा बन्ध्यन्ते विचारा, यानी बंधन मुक्त होकर के जब आप किसी विचार को लिखते हैं तो निबंध वही होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछता है कि निबंध शब्द में प्रयुक्त धातु शब्द कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि बंध धातु से बना हुआ है निबंध, ओके। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न ये, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चले, अगला प्रश्न आपका है, निबंध का शरीर है रस, निबंध का शरीर है या गुण है या अलंकार है या भाषा शैली है, फटाफट से आप बताएंगे। तो निबंध का शरीर क्या है, रस है, गुण है, अलंकार है या भाषा शैली है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका, भाषा शैली जो होती है निबंध का शरीर माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आपका छपेगा। अगला क्वेश्चन से आपसे पूछा सकता है, निबंध की आत्मा, अच्छा निबंध का शरीर तो भाषा शैली है, लेकिन निबंध की आत्मा किसे कहते हैं, विचारों को, आचार को या सदाचार को या अलंकार को, तो निबंध की आत्मा विचार को कहा जाता है और भाषा शैली को उसका शरीर कहा जाता है। तो जब भाषा शैली रूपी शरीर में विचारों का आदान प्रदान होता है तो निबंध एक प्रकार से सजीवता को प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो निबंध की शरीर क्या है, भाषा शैली है, निबंध की आत्मा क्या है, विचार है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निबंध के मुख्यतया कितने भेद हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निबंध के मुख्यतया कितने भेद हैं भैया, तो निबंध के कितने भेद हैं, निबंध के मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 3 भेद होते, कितने भेद होते हैं निबंध के, निबंध के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, उपक्रम, प्रश्न क्या है आपका, उपक्रम जो है उपपत्ति, दृष्टांत तथा उपसंहार, इन 4 विभागों वाला कौन होता है,
फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इन 4 विभागों वाला कौन होता है भाई? निबंध के मुख्यतः तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उपक्रम, मतलब उपपत्ति, दृष्टांत और उपसंहार। इन चारों विभागों वाला कौन होता है इनमें से? तो इन चारों विभागों वाला कौन होता है भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है निबंध। निबंध में 4 जो है विभाग होते हैं और मुख्यतया केवल 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निबंध के अंतर्गत पुनरुक्ति क्या है बताएं? गुण पुनरुक्ति या फिर दोष पुनरुक्ति, अलंकार पुनरुक्ति या आत्मा पुनरुक्ति? तो इसमें दोष पुनरुक्ति होती है। निबंध के अंतर्गत पुनरुक्ति क्या है? एक प्रकार से दोष होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। सेकंड, निबंध में आप एक ही कथन को बार बार अगर इंक्लूड करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है? एक प्रकार से दोष के स्वरूप में देखी जाती है, तो वो काव्य दोष का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो पुनरुक्ति निबंध में नहीं चलती है। पुनरुक्ति बार मतलब कि उसका काव्य में तो पुनरुक्ति चल सकती है, ठीक है, लेकिन दोष माना जाता है निबंधों में अगर पुनरुक्ति एक ही शब्द बार बार आता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार फटाफट से वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि सभी को एक प्रकार से पूरा जानकारी मिल सके और अच्छे तरीके से वो अपना एक प्रकार से तैयारी कर सके। प्रश्न पहला आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, मतलब प्रश्न ये है कि भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो कब प्रकाशित हुआ था भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत का सबसे पहला जो खास करके क्या था, जो समाचार पत्र था वो कब प्रकाशित हुआ था भाई? वो प्रकाशित हुआ था आपका कब? वो हुआ था 1780 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल बजट, बंगाल गजट या बंगाल पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है भाई? बंगाल गजट जो है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का पहला पत्र कब प्रकाशित हुआ बताएं? हिंदी का पहला पत्र कब प्रकाशित हुआ भाई? तो हिंदी का पहला पत्र जो प्रकाशित हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र 1880 में प्रकाशित हुआ, 1780 में प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट। लेकिन हिंदी के बात की, यानी हिंदी भाषा की, चूँकि भारत में केवल हिंदी भाषा ही नहीं है और भी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा का सबसे पहला जो है एक प्रकार से जो पत्र है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1826 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा इनमें से बताएं सभी लोग? हिंदी का पहला पत्र है उदंड मार्तंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। उदंड मार्तंड जो है ये हिंदी का सबसे पहला पत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है बताएं? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है भाई? सुधा वर्षण जो है ये हिंदी का सबसे पहला क्या है? समाचार पत्र है। हिंदी का पहला पत्र की अगर बात करेगा तो उदंत मार्तंड ये पहला पत्र है, लेकिन समाचार पत्र की बात करेगा तो सुधा वर्षण जो है सबसे पहला समाचार पत्र है। इन सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर जानेगा। समाचार पत्र दूसरा होता है, पत्र दूसरा होता है। उदंत मार्तंड सबसे पहला पत्र है हिंदी भाषा में लिखा गया, और समाचार पत्र जो है हिंदी भाषा में लिखा गया सबसे पहला वो है सुधा वर्षण। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम पत्र कब प्रकाशित हुआ था? यानी एकदम से शुद्ध जो भाषा होती, विशुद्ध, विशुद्ध माने होता है एकदम से शुद्ध शुद्ध, यानी संस्कृत भाषा में ही जो भाषा, मतलब ये जो प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ संस्कृत भाषा का, वो कितने सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1866 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो वो पत्र प्रकाशित हुआ था आपका बनारस से। कहाँ से बाबू? बनारस से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विद्योदय पत्र जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था, मतलब कि शुरू हुआ था कहाँ से? विद्योदय जो पत्र है इसका प्रकाशन शुरू हुआ था भाई लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के प्रथम दैनिक पत्र, यानी जयंती जो है प्रथम दैनिक पत्र था, एक मतलब हर दिन वाला पत्र, उसी को दैनिक पत्र। दैनिक पत्र मतलब होता है कि डेली वाला पत्र, और मासिक पत्र होता है एक महीने में जो आता है, और सालिना पत्र एक साल में आता है, और एक प्रकार साप्ताहिक पत्र एक हफ्ते में आता है।
ठीक है। तो संस्कृत भाषा का जो प्रथम दैनिक पत्र था, डेली आने वाला पत्र जिसको जयंती कहते थे, उसका प्रकाशन कब हुआ था? उसका प्रकाशन हुआ था भैया 1907 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से संस्कृत का पत्र है, बताएं संस्कृत का पत्र कौन सा इनमें से? देखिए, स्वर मंगला भी संस्कृत का ही पत्र है, दिव्य ज्योति भी संस्कृत का ही पत्र है, और गांडीवम भी क्या है? ये गांडीवम ये भी संस्कृत का ही पत्र है। तो गांडीवम, स्वरमंगला, दिव्य ज्योति ये सब संस्कृत के ही पत्र हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपरोक्त सभी पत्र संस्कृत भाषा के ही हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आपका आ चुका है कि औपचारिक पत्र का प्रकार है, बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। औपचारिक पत्र का प्रकार है, फटाफट से आप बताइएगा। औपचारिक पत्र का प्रकार इनमें से क्या है? विविध संस्था अध्यक्षों को संबोधित पत्र जो होता है ये औपचारिक पत्र होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सामान की खरीद के पत्र ये भी होते। सरकारी पत्र तो औपचारिक पत्र होता ही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ये सारे के सारे पत्र औपचारिक पत्र ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सही ढंग से पत्र लिख पाना क्या है? कला है या विज्ञान है? तो सही ढंग से पत्र लिख पाना एक कला है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। एक कला है सही ढंग से पत्र लिख पाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक। अनौपचारिक एक प्रकार से जो सरकारी जो नई चीज़ें होती, जो विधिवत तरीके से क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता, तो अनौपचारिक पत्रों में होती हैं, क्या होती है? सरलता होती है या विविधता होती है? तो अनौपचारिक पत्रों में क्या होती है? विविधता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत से पत्र होते हैं, पद्यमय होते हैं, नाटकमय होते हैं या छंदमय होते हैं या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप बताएंगे। तो संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत से पत्र जो होते हैं वो पद्यमय होते हैं। कैसे होते हैं? पद्यमय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पद्यों की रचना हेतु पत्र लेखन में किस छंद का प्रयोग होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पद्यों की रचना के लिए पत्र लेखन में किस छंद का प्रयोग होता है? तो किस छंद का प्रयोग होता है भैया? अनुष्टुप छंद का प्रयोग होता है। पत्रों की रचना के लिए पत्र लेखन में जिस छंद का हम प्रयोग करते हैं वह छंद है अनुष्टुप छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिवादन में शब्द है, बताइए अभिवादन में कौन सा शब्द है भाई? देखिए, अभिवादन में प्रणाम जो है ये भी अभिवादन का ही एक शब्द है। नमो नमः ये भी नमो नमः मतलब नमस्कार मैं करता हूँ, तो ये भी एक प्रकार से अभिवादन ही हुआ। चिरंजीव एक प्रकार से यह भी एक अभिवादन ही है। तो अभिवादन में ये शब्द सभी सारे शब्द जो है होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। द ऑप्शन इज राइट आंसर। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी कृति है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है भाई? तो साहित्य दर्पण जो रचना है वो आचार्य विश्वनाथ की रचना है। बहुत ही फेमस रचना है, बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और एक प्रकार से भामा की कौन सी रचना है? आप सभी को पता होगा। भामा की रचना का क्या नाम है भाई? भामा की रचना का नाम है काव्य अलंकार। और भामा रीति संप्रदाय के भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रुद्रट की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार रुद्रट की भी रचना है। काव्य अलंकार 16 अध्याय में जो बटी हुई है वो रुद्रट की है। और भामा की काव्य अलंकार 16 मतलब कि 6 भागों में बटी हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। रुद्रट की 16 भागों में, भामा की 6 भागों में, और दोनों ने काव्य अलंकार की रचना करी। मम्मट की पुस्तक का क्या नाम है भाई? मम्मट की अगर बात की तो मम्मट की पुस्तक का क्या नाम है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आचार्य मम्मट जो है इनकी पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न क्या है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। साहित्य दर्पण आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन, साहित्य दर्पण का संबंध है नाट्य शास्त्र से, अलंकार शास्त्र से, चंपू काव्य से या व्याकरण शास्त्र से? तो बात की जाए अगर साहित्य दर्पण की, तो खास करके साहित्य दर्पण जो रचना है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है अलंकार शास्त्र से। आचार्य विश्वनाथ जो है ये अलंकार संप्रदाय के एक प्रकार से
उसको आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका मानी जाती है आचार्य विश्वनाथ की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी थी? तो किसने करी थी? भरत मुनि ने। अगला प्रश्न आपका है साहित्य दर्पण निबद्ध है, बताइए अंकों में बटा हुआ है, अध्यायों में, परिच्छेदों में या सर्गों में? तो जो खास करके जो साहित्य दर्पण बटा हुआ है वो किस में बटा हुआ है भाई? वो बटा हुआ है आपका परिच्छेदों में। कितने परिच्छेदों में बटा हुआ है? अगला प्रश्न आपके लिए वही है। तो साहित्य दर्पण किस में निबद्ध है भाई? परिच्छेदों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बन सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, बताएं। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद है बाबू? साहित्य दर्पण में जो परिच्छेदों की संख्या है वो 10 है। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्वनाथ का काव्य लक्षण इनमें से कौन सा है? तो विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है भाई? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है ये रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम ये जगन्नाथ का है। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, ये जगन्नाथ का है। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साहित्य दर्पण में खास करके किस परिच्छेद में काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम परिच्छेद में साहित्य दर्पण के काव्य प्रयोजन के बारे में बताया गया है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है भाई? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न आपसे बन सकता है कि विश्वनाथ ने काव्य लक्षण किसे आधार बना करके किया है? तो उन्होंने रस और ध्वनि को आधार बना करके काव्य लक्षण को किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। साहित्य दर्पणकार ने काव्य के कितने भेद बताए, यानी कि आचार्य विश्वनाथ ने जो है किसके काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो काव्य के 2 भेद वो बताते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपका आ चुका है कि जो है प्रश्न क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलंकार इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है आपकी परीक्षा में कि अलंकार काव्य के शोभादायक तत्व हैं, बताएं। अलंकार काव्य के शोभादायक मतलब कि शोभादायक तत्व हैं, काव्यात्मक नहीं, यह किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा भाई? ऐसा कहा है आचार्य विश्वनाथ ने कि जो अलंकार होते हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य को एक प्रकार से काव्य तत्व को नहीं एक प्रकार से शोधते हैं, काव्य तत्व को नहीं लाते हैं, वो क्या करते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्दों के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो है शब्दों के सौंदर्य को बढ़ा करके काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उनको हम बोलते हैं शब्दा अलंकार, और जो अर्थों की शोभा को बढ़ाते हैं उनको अर्थालंकार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो अर्थों के सौंदर्य को बढ़ा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास वगैरह जैसे कि शब्दों में आप देखते हैं, और श्लेष हो गया, यमक हो गया, इन सब में क्या होता है? जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बहुराय जगुआ खाए बहुराय, यहाँ पर शब्दों में चमत्कार है। शब्दों में एक प्रकार से कनक कनकते सौगुनी 2 शब्द आ गए एक बार से। ठीक है, इसी प्रकार से श्लेष में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है। तो ये शब्दों का एक प्रकार से खेल है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा कि अनुप्रास अलंकार, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, या एक प्रकार से आप जो है चारु चंद के चंचल किरणें खेल रही जलथल में, चा 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 वर्णों की आवृत्ति, तो ये सब शब्दा अलंकार है। अर्था अलंकार में आप देखते हैं और भी तमाम सारे, जिसमें अर्थ के माध्यम से क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कि आप देखते हैं, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही कि सारी है कि सारी ही कि नारी है। ठीक है, या इसी प्रकार से चरण कमल बंदो हरिराई, या अन्य प्रकार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आचार रूप जो है रूपयक के अनुसार, आचार रूयक के अनुसार
अलंकारों की संख्या कितनी है? तो आचार्य रुय्यक के अनुसार अलंकारों की जो संख्या है उन्होंने 67 बताई है। ऑप्शन नंबर बा में दिया है 67, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आचार्य रुय्यक ने अलंकारों की संख्या 67 बताई है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आचार्य दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य दंडी ने कितनी मानी भैया? 35 अलंकारों को माना आचार्य दंडी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं, एकदम से सब प्रश्नों को ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने कितने अर्थालंकारों को स्वीकार किया है? तो आचार्य मम्मट ने लगभग 61 अर्थालंकारों के बारे में बताया है आचार्य मम्मट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्ययत्, यह लक्षण किसका है? यह लक्षण किसका है भाई? यह लक्षण है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्ययत्, यहाँ पर सा वर्णों की आवृत्ति बार बार आपको दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अच्छा श्लेष अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? श्लेष अलंकार के 8 भेद माने गए हैं, बात ध्यान रखेंगे। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। और उपमा में साम्य कितने प्रकार का होता है भाई? तो उपमा में साम्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ये सब ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है कि छंदों के, प्रश्न क्या है, छंदों के 4 अर्थों में कौन सा सही है? पद्य, पवित्रता, स्वच्छंदता या वेद? तो छंदों के 4 अर्थों में क्या, मतलब कौन सा सही नहीं है? तो छंदों में कौन सा सही नहीं इनमें से भाई? तो जो पवित्रता है वही इसमें नहीं आती छंदों के अर्थों में। बाकी छंद का मतलब पद्य भी होता है, वेद भी होता है और स्वच्छंदता भी होती है। ठीक है, तो इसके अर्थों में इसको ले सकते हैं, जबकि पवित्रता को नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है, जिस शास्त्र में छंद रचना के नियमों, छंदों के नाम, लक्षण, भेद, इन सभी का सम्यक विवेचन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस रचना को हम क्या बोलते हैं? नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र या भाषा शास्त्र? तो उसको बोलते हैं छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वेदांगों में परिगणित किया गया है। तो 6 वेदांगों में किसको परिगणित किया गया भाई? बताएं, किसको परिगणित किया गया है? तो छंदों को। 6 वेदांगों में गिना गया है किसको? छंद को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, वेद का पाद कहा गया है। वेद का पाद किसे कहा गया भाई? तो वेद का पाद कहा गया है छंदों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, छंद शास्त्र के ज्ञान के बिना मनुष्य कैसा हो जाता है? बताएं, छंद शास्त्र के ज्ञान के बिना मनुष्य कैसा हो जाता है? तो मनुष्य एक प्रकार से पंगुअत हो जाता है छंद शास्त्र के ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छंद शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में गिना जाता है। छंद शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में किसको गिना जाता है भाई? छंद शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में गिना जाता है पिंगल को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है कि छंद मंजरी के रचयिता कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है छंद मंजरी। तो छंद मंजरी के रचयिता कौन है भाई? गंगादास जो है छंद मंजरी के रचयिता है। ओके, छंद मंजरी एक प्रकार से किसमें बटा है? छंदों में, मतलब अंकों में, कांडों में या सर्गों में किसमें बटा हुआ है? यह अस्तबकों में। तो जो छंद मंजरी है वो अस्तबकों में बटा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी प्रश्न पूछता है कि छंद मंजरी जो है उसमें कुल कितने अस्तबक हैं? तो उसमें कुल मिलाकर के लगभग 6 अस्तबक हैं। ठीक है, वृत्त के भेद क्या होते हैं? तो वृत्त के कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रश्न भी आपसे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इतना प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सब प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा करी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, होम साइंस का, ज्योग्राफी का, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में वीडियो में जल्दी बना दूंगा। बाकी वीडियो सभी सब्जेक्ट के लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का भी नहीं हुआ है,
मध्यकालीन इतिहास का हो गया। ठीक है, चलिए फिर जैसे ही और आता है मैं उसको भी करवा दूंगा, और BBSC बीकॉम वाला जो को करिकुलर होता है उसका भी मॉडल पेपर देने वाला हूँ 2-3-4 दिनों में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।